हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे अंग्रेजी विषय में रटा जाता है, जिसे याद करने के लिए उसे बार बार लिखना पड़ता है, उसे बार बार रटना पड़ता है। एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, आपको पता लग गया होगा कि हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? रिपोर्ट राइटिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम से क्लियर हो रहा है रिपोर्ट राइटिंग का मतलब, यानी कि रिपोर्ट जो होता है, तो ये रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट का मतलब होता है जानकारी। रिपोर्ट का मतलब होता है जानकारी, किसी चीज़ के बारे में क्या देना? जानकारी देना, किसी चीज़ के बारे में व्याख्यान देना, किसी चीज़ को समझाना, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करना, वो क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिपोर्ट कहते हैं। तो रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी इवेंट या किसी घटना के बारे में पूरी तरीके से अच्छी प्रकार से जानकारी देना, पूर्णतः उसको समझाना, पूरी डिटेल्स में उसके बारे में बात करना और उसकी डिटेलिंग करना, ये सब क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। तो आपको बात समझ में आ गई, रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट जिसमें किसी घटना के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी घटना या किसी इवेंट के बारे में जानकारी देना, उसे पूरी तरीके से समझाना, किसके अंतर्गत होता है? रिपोर्ट के अंतर्गत होता है। अब सवाल कि रिपोर्ट होती क्या है, तो ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि रिपोर्ट यानी कि इवेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो इवेंट्स क्या होता है? तो देखिए, इवेंट्स दो प्रकार का होता है। इवेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जिनको हम कहते हैं बैड इवेंट्स और एक होते हैं गुड इवेंट्स। एक बैड इवेंट्स और एक होते हैं गुड इवेंट्स। अब बैड इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसी घटनाएं या ऐसे कार्यक्रम जिनमें दुखद बातें होती हैं, जिनमें बातें कैसी होती हैं? दुखद होती हैं। और जिनमें खुशी की या अच्छी बातें होती हैं या खुशी की बातें होती हैं, यानी कि सुखद बातें होती हैं, वो घटना कैसी होती है? गुड इवेंट्स होती है। अब जैसे मान लीजिए, अब मैं इनके बारे में अगर आपको बताऊं, तो अगर समझने के लिए लें तो गुड इवेंट्स का मतलब जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे क्या हो गया? कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे कोई मर्डर हो गया, जैसे मान लीजिए कोई आपके फायर हो गई, आग लगने की कोई घटना हो गई, या फिर मान लीजिए जैसे कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया या बस एक्सीडेंट हो गया। तो ये सारी कैसी घटनाएं हैं? बैड इवेंट्स। ये सारी कैसी घटनाएं हैं? बैड इवेंट्स हैं। अच्छा, गुड इवेंट्स कैसे हैं? अब जैसे गुड इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे भाई एनुअल फंक्शन है, जैसे क्या है? एनुअल फंक्शन है। जैसे मान लीजिए आपका मेडिकल कैंप है, मेडिकल कैंप है, जैसे मान लीजिए आपका कोई फुटबॉल मैच है, ठीक है, फुटबॉल मैच आपका कोई है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कल्चरल प्रोग्राम है, कल्चरल कोई प्रोग्राम है आपका, तो वो भी गुड इवेंट्स के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी शादी का फंक्शन है, मैरिज का कोई फंक्शन है, या क्या नाम से वेडिंग का कोई फंक्शन है, तो वो सारी अच्छी घटनाएं होती हैं। तो बुरी घटनाएं, अच्छी घटनाओं में आपको अंतर समझ में आ गया कि जिसमें दुखद बातें होती हैं, जो दुख को प्रकट करने का काम करती है, जिसमें दुखद शोक प्रकट किया जाता है, वो घटनाएं बैड कैटेगरी में चली जाएंगी, और जो अच्छी बातें हैं वो गुड कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब सवाल कि रिपोर्ट राइटिंग लिखे कैसे और रिपोर्ट राइटिंग है क्या? तो रिपोर्ट राइटिंग की अगर मैं बात करूं, तो आरबीएससी बोर्ड यानी राजस्थान बोर्ड ने इसके लिए मार्क्स फिक्स किए हुए हैं 12th क्लास में। वो हैं इसके 7 मार्क्स। इसके कितने मार्क्स फिक्स किए हुए हैं? मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्किंग इसकी कितने नंबर की होती है? कितने तो इसकी होती है 7 नंबर की। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिपोर्ट राइटिंग में, वो होती है वर्ड लिमिट्स। वो क्या होती है? वर्ड लिमिट्स। वो कितने हैं इसमें? 100 वर्ड्स। वो कितने हैं? 100 वर्ड्स। यानी हमें रिपोर्ट राइटिंग तो करनी है, लेकिन उस रिपोर्ट राइटिंग को हमें कितने वर्ड्स के अंतर्गत रखना है? 100 वर्ड्स के अंतर्गत रखना है। इसके अंडर हमको बात करनी है, 100 से नीचे बात करनी है, 100 से ऊपर हमको नहीं जाना है। तो
सवाल कि अब रिपोर्ट राइटिंग लिखे कैसे सर, हमको तो लिखना ही नहीं आता, रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से लिखी जाए। तो रिपोर्ट के बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी। रिपोर्ट क्या होती है? किसी चीज़ के बारे में क्या देना? जानकारी देना। वो क्या कहलाती है? रिपोर्ट कहलाती है। अब वो जानकारी अच्छी है तो वो गुड इवेंट्स में चली जाएगी, अगर वो जानकारी बुरी है तो वो बैड इवेंट्स में चली जाएगी। अब जैसे समझने के लिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पड़ोस में कोई घटना घट जाती है, पड़ोस में कोई घटना घट जाती है तो वो पड़ोस के अंदर में घटना घटी और हमें उस घटना के बारे में जानकारी नहीं, हम घर पे हैं, तो कोई थर्ड पर्सन वहाँ से आके हमें उस घटना की जानकारी दे, तो उस घटना की जानकारी को हम क्या कहेंगे? रिपोर्ट। वो थर्ड पर्सन हमें क्या कर रहा है? रिपोर्ट कर रहा है। ही इज़ रिपोर्टिंग, शी इज़ रिपोर्टिंग। वो हमें जानकारी दे रहा है और वो भी फुल डिटेल में जानकारी दे रहा है। तो डिटेल, जब सारी डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो वो क्या होती है? रिपोर्ट होती है। तो इसके बारे में अब सवाल वो था कि सर इसको लिखे कैसे? तो लिखने के लिए तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि लिखा कैसे जाता है, रिपोर्ट किस तरीके की होती है। चलिए बात करते हैं लिखने के बारे में। रिपोर्ट को लिखने के लिए हमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वो जिसकी हमें सबसे ज़्यादा हर बार जिसकी हमको ज़रूरत होगी, हर बार जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो जो हम बार बार उसको छोटा समझ के छोड़ देते हैं, दैट मीन्स टेंस। हमें इसकी नॉलेज चाहिए। अब आप कहोगे कि सर इसकी नॉलेज तो बहुत बड़ी है, टेंस बहुत बड़े, कहाँ तक याद करेंगे? हमको तो याद ही नहीं रहता टेंस। तो इसके लिए आपको टेंस की वीडियोज़ बना के दी गई हैं, आप उनमें से देख सकते हैं। फिलहाल हम टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी टेंसों की बात नहीं, तो आपको इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट जब भी लिखी जाती है, रिपोर्ट जब भी की जाती है, हमेशा कौन से टेंस में होती है? पास्ट टेंस में। रिपोर्ट कभी रिपोर्ट जब भी की जाती है कौन से टेंस में होती है? पास्ट टेंस में होती है। जब भी रिपोर्ट करोगे आप कौन से टेंस में देनी पड़ेगी? पास्ट टेंस में देनी पड़ेगी। अब सवाल कि सर पास्ट टेंस तो वो भी काफ़ी बड़ा है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। पास्ट टेंस का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। यानी कि अगर आपको पास्ट का इंडेफिनेट टेंस आता है, इंडेफिनेट टेंस अगर आपको आता है, तो आप रिपोर्ट को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। अब केवल इतना नहीं है कि केवल पास्ट टेंस में याद किया और हो गया सर सारे सेंटेंसेस हम पास्ट टेंस में बना दे, तो हाँ बना सकते हो, लेकिन उससे हमारी जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट नहीं होगी। जब तक कंप्लीट नहीं होगी तो 100 वर्ड्स लिमिट भी पूरी नहीं होगी, प्लस 7 मार्क्स का है तो 7 मार्क्स भी हमको नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको एक चीज़ और जान लेनी है, वो है पैसिव। वो क्या है? पैसिव। पैसिव क्या है? पैसिव क्या है? पैसिव किसे कहेंगे? पैसिव का मतलब क्या हो गया? पैसिव का मतलब वो जब जो कार्य है, जो वर्ब घटित हो रही है, उस वर्ब को कर्ता के द्वारा न करके उसे ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाए तो वो पैसिव वॉइस होता है। मतलब जिसमें अगर हम कोई सेंटेंस हिंदी में या अंग्रेजी में बोल रहे हैं और उस सेंटेंस को बोलते समय केवल कर्म उसमें मौजूद हो, कर्ता नहीं हो, लेकिन फिर भी क्रिया हो रही हो, तो वो पैसिव वॉइस में होता है। अब मैंने बात को इतना घुमा फिरा के कहा इसलिए आपको समझ में नहीं बैठा होगा। अब मैं सीधी बात करता हूं कि पैसिव वॉइस क्या होता है कि अगर दी गई वर्ब, ध्यान दीजिए बात पे, अगर दी गई क्रिया को दिया गया कर्ता करने में असमर्थ होता है, अनेबल होता है, तो वह वाक्य या सेंटेंस क्या होता है? पैसिव होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने चाय बनाई। ध्यान दिया आपने मेरी बात पे? मैंने चाय बनाई। तुम चाय किसने बनाई? मैंने बनाई। मैं चाय बना सकता हूं ना? तो कर्ता क्रिया को करने में समर्थ है, असमर्थ है? समर्थ है। लेकिन अगर मैं इसको ये कहूं कि चाय बनाई गई, ठीक है, अब ये देखिए आपका जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो ये है यहाँ, ठीक है, और वर्ब आपकी बनाई गई है, तो चाय बनाने का काम कर सकती है क्या? नहीं, चाय बनने का काम कर सकती है, लेकिन बनाने का किसी और ने किया जिसकी डिटेलिंग इसके अंदर नहीं है, तो ये पैसिव में बनेगा। ये एक्टिव का सेंटेंस हो गया, ये किसका हो गया? पैसिव का हो गया। बात समझ में आ गई आपको?
तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी रिपोर्ट राइटिंग में। फर्स्ट, हमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, पास्ट इंडेफिनेट का मतलब हो गया वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यानी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। प्लस हमको पैसिव फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। पैसिव फॉर्म का मतलब है जिसमें ऑब्जेक्ट प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, वाज वर्ब, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका जो भी बच जाता है जिसको हम कहते हैं ETC। इन दो चीज़ों की हमको जरूरत पड़ेगी। अब हम दो चीज़ तो याद कर सकते हैं, इतने टेंसेज में से इतना रटने की बजाय, और रटने के बाद भी उसमें मार्क्स फुल नहीं होते, तो हम सिर्फ दो चीजें कौन सी, कि इस वाले टेंस को याद करना है, प्लस ये हमको पैसिव का रूल याद करना है। दो चीजें हमको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो चलिए अब थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में और डिटेल्स में बात करते हैं। रिपोर्ट क्या होती है, उसके मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं। तो चलिए, आपको बताया रिपोर्ट्स कितने मार्क्स की होती है, मैक्सिमम मार्किंग कितनी होती है उसकी 7। ठीक है, 7 नंबर की हमारी रिपोर्ट होती है। तो 7 नंबर की रिपोर्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई उसको लिखे कैसे, उसको डिवाइड कैसे किया जाए, कैसे मार्किंग डिवाइड होती है। तो रिपोर्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है हेडिंग। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, रिपोर्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, हेडिंग। ठीक है, हम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उस न्यूज़पेपर में सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, हेडिंग को। हेडिंग के बाद हम पढ़ते हैं उसमें सब हेडिंग्स, कभी कभी होती है सब हेडिंग्स, हर बार नहीं होती है। और उसके बाद सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, जो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है न्यूज़पेपर में, वो होती है रिपोर्ट, जो अंदर का भाग है। आप कभी भी रिपोर्टिंग पढ़िए न्यूज़पेपर के अंदर, आपको सबसे पहले क्या मिलेगी, हेडिंग। तो ध्यान दीजिए, हमें भी सबसे पहले रिपोर्ट लिखते समय किसको लिखना है, हेडिंग को। और हेडिंग को लिखने के लिए आपको कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। ठीक है, इन कैपिटल्स किसमें लिखना है, कैपिटल लेटर्स में। अब आप पूछोगे सर कैपिटल लेटर्स में क्यों, कैपिटल लेटर्स में इसलिए क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप देखिए जो हेडिंग होती है वो बोल्ड लेटर्स में होती है, उसका फॉन्ट मोटा होता है, बड़ा होता है, दिखने में दूर से दिख जाता है कि ये हेडिंग है। हम एग्जाम में मार्कर का या किसी कंप्यूटर पेपर का यूज नहीं करेंगे, हम पेन का यूज करेंगे। वहाँ पेंसिल या अलग अलग कलर्स के पेन भी यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम क्या करें, हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, हम उसको बड़ा लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी हेडिंग स्पष्ट दिखाई दे, जिससे सामने वाले को समझ में आए कि इस चीज़ पर दबाव दिया जा रहा है, इसको दर्शाया जाना चाह रहा है, इसको दर्शाया जा रहा है। तो उसको हम किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में। मेरी फर्स्ट बात नोट कर लीजिए, जो रिपोर्ट की हेडिंग होती है उसे किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में। ये नियम है हमारा, ये लिखने का फर्स्ट फंडा हमारा। ठीक है, कैपिटल में हो गया। अच्छा, इसी हेडिंग को दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो इसको टाइटल कह सकते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं, टाइटल। ये हमारा शीर्षक है, यानी शीर्षक हो या हेडिंग हो, बात एक ही है, लेकिन लिखा किस में जाएगा, कैपिटल लेटर्स में, पहली बात। अच्छा, हेडिंग लिखने के बाद आप चाहो तो हेडिंग के नीचे, चाहो तो हेडिंग के नीचे, चाहो तो राइट हैंड साइड, चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेकिन अगर आप हेडिंग के नीचे या राइट हैंड साइड लिखोगे तो थोड़ा सा आपको सुविधाजनक होगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। क्यों होगा, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद हमेशा बाय प्लस, ठीक है, यानी कि बाय के बाद यहाँ जो लिखने वाला है, जो रिपोर्ट करने वाला है, रिपोर्ट करने वाले को हम क्या कह सकते हैं, रिपोर्टर। रिपोर्ट करने वाला क्या होता है, रिपोर्टर। ठीक है, रिपोर्टर जो होता है उसका नाम लिखा जाएगा, बाई प्लस रिपोर्टर का नाम, और कई बार उसकी पोस्ट भी लिख दी जाती है कि भाई वो रिपोर्टर है या क्या है, वो उसकी पोस्ट क्या है। अगर मान लीजिए वो रिपोर्टर नहीं है, हमको जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ रिपोर्टर का जो नाम है वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि यू आर अमित या अमिता, यू आर नितिन या निकिता, जो भी है वो आपको रिपोर्ट के अंदर दे दिया जाएगा, क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाएगा, सॉरी। ठीक है, उसका नाम आपको यहाँ लिखना है, प्लस उसका पद भी आपको, उसकी पोस्ट भी आपको किसके अंदर मिलेगी, क्वेश्चन के अंदर। वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ बाय रमेश। ठीक है, और रमेश कौन है भाई, रमेश स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो है लेकिन किसका स्टूडेंट है, वो कहेगा 12th क्लास का है, 12th A का है, 12th B का है। तो जैसा वो कहे उस तरीके से लिखना है। दो बातें, फर्स्ट हेडिंग, दूसरा बाय प्लस रिपोर्टर का नाम। आप चाहो तो हेडिंग के नीचे लिखो, चाहो तो राइट हैंड साइड। क्लियर, दो बातें। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ
कि भाई हेडिंग के मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ बाई प्लस नेम, और ये नेम किसका होगा भाई, रिपोर्टर का होगा, याद रह जाएगा आपको। अच्छा 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है प्लेस। किसी भी घटना का, किसी भी इवेंट का क्या जरूरी होता है, प्लेस, स्थान, कि भाई वो किस जगह पर घटी है, ठीक है। और इस प्लेस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है घटना का समय, यानी कि डेट, उसकी दिनांक क्या है, उसकी तारीख क्या है, किस तारीख को, किस डेट को, किस दिन को वो घटना घटी थी। तो ये 2 चीज़ें, आप कभी भी न्यूज़पेपर उठाइए वहाँ आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, प्लेस प्लस तारीख, क्योंकि न्यूज़पेपर होता है उसमें डिटेलिंग बार बार नहीं दी जाती, एक बार में तारीख ऊपर दे दी जाती है, बस हम एक बार ही काम कर रहे हैं, लेकिन हम न्यूज़पेपर नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे हैं, केवल उसमें से रिपोर्ट। तो हमको यहाँ तारीख लगानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई भी काम है, जैसे मान लीजिए वो हुआ जयपुर में, कोई घटना कहाँ घटी, जयपुर में, तो हम यहाँ लिखेंगे जयपुर प्लस से मतलब यहाँ कॉमा है, उसके बाद हम तारीख लिखेंगे, कौन सी तारीख को वो घटना घटी। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 27 जुलाई 2020, ठीक है। तो मैं यहाँ 27 जुलाई 2020 इसको नहीं लिखूँगा, ये यहाँ जो 2020 इसको नहीं लिखा जाएगा, 27 जुलाई यहाँ लिखेंगे। अगर आप इसको इम्प्रेसिव बनाना चाहते हो तो जुलाई को फर्स्ट में लिखो, प्लस 27 लगाओ, जुलाई 27। और ये लिखने के बाद, इसको लिखने के बाद, प्लेस प्लस डेट को लिखने के बाद तुरंत आप उसके नीचे से या उसी लाइन में आगे से आपको अपनी क्या स्टार्ट करनी है, रिपोर्ट स्टार्ट करनी है, ठीक है। रिपोर्ट स्टार्ट कर देनी है। अब रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे तो रिपोर्ट स्टार्ट करने के लिए क्या करें, तो रिपोर्ट को देखो 3 भागों में बांटा गया है। जब आप हेडिंग बाय प्लस नेम प्लस प्लेस और डेट लिख दोगे तो इन सभी का आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 1, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट, अब रिपोर्ट को यहाँ 3 भागों में बांट दिया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट हो गई रिपोर्ट की बिगिनिंग, सेकंड हो गया बॉडी ऑफ रिपोर्ट, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, ये मूल है। और उसके बाद आ जाएगा इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष जिसको हम कहते हैं, यानी कि समापन कह सकते हैं इसको। तो 3 भागों में बट गया, ठीक है। बाकी इसके अलग अलग नंबर डिवाइड हो गए, 1 नंबर आपको हेडिंग का, बाय प्लस नेम का और इसका मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको 3 भागों में रिपोर्ट बनानी है। 3 भागों में सबसे पहले रिपोर्ट की बिगिनिंग करनी है, शुरुआत करनी है। तो शुरुआत क्या होती है, शुरुआत का मतलब है कि उस काम के बारे में सबसे ज़्यादा, उस घटना के बारे में आप सबसे ज़्यादा जानकारी दीजिए, स्टार्टिंग उसकी कीजिए, बिगिनिंग कहाँ से हुई है उसकी, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, तो इसके लिए अगर आप चाहो तो कुछ लाइनें फिक्स कर सकते हैं हम। जैसे मैंने कहा था कि रिपोर्ट्स 2 प्रकार की हो गई, एक गुड इवेंट्स में हो गया, एक बैड में हो गया। तो मैं गुड इवेंट्स की आपको पहले बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे पहले रिपोर्ट शुरू कर, जैसे ही आप रिपोर्ट स्टार्ट करोगे, जैसे रिपोर्ट की बिगिनिंग होगी तो सबसे पहले आप अपना जो घटना है उस इवेंट का नाम डालोगे। इवेंट का क्या डालोगे, नाम, ठीक है। इवेंट लिखा और इवेंट का नाम डालने के बाद वाज ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट बात, ठीक है। आपने इवेंट का नाम डाला, इवेंट का नाम डालने के बाद आप लिखोगे वाज ऑर्गेनाइज्ड। वाज ऑर्गेनाइज्ड के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना है, ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन ऑर्गेनाइज तो किया गया, लेकिन कब किया गया, तो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है ऑन, प्लस यहाँ पे आप लिखोगे उस ऑर्गेनाइज की डेट, यानी कि किस दिन वो ऑर्गेनाइज हुआ उसकी डेट लिखोगे आप, ठीक है। और सबसे ज़रूरी हो जाएगा फिर जो प्लेस होता है कि भाई किस जगह पे उसे ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए स्कूल में एनुअल डे फंक्शन होता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मेरी इवेंट का नाम हो गया एनुअल डे फंक्शन, ठीक है। अच्छा, वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन, अब जैसे मान लीजिए वो 29 को हुआ था, जुलाई 29, 2020, ठीक है। एट, जैसे मान लीजिए स्कूल के ग्राउंड में हुआ था, स्कूल के ऑडिटोरियम में हुआ था या स्कूल के प्लेग्राउंड में हुआ था, एट स्कूल्स प्लेग्राउंड, प्ले
ग्राउंड, या कोई प्लेस अगर है, जैसे मान लीजिए किसी ऑडिटोरियम में, जैसे महाराजा ऑडिटोरियम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ये स्टार्टिंग हमारी बिगिनिंग हो सकती है इन लाइनों से। दूसरा, अगर ऐसा ना करें तो अगर हम लिख के देखें कि मेरे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, किस तरीके से लिखेंगे इसको, क्योंकि एक दो लाइनें ही ऐसी होती हैं जो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं कन्वर्ट करने में, ट्रांसलेट करने में। तो सबसे पहली बात तो मनाया क्या मनाया गया, तो वार्षिक उत्सव मनाया गया, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मनाया गया हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। और सब्जेक्ट है क्या इसमें सब्जेक्ट नहीं है, फिर ये क्या है, ये ETC है। तो जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता, वो पैसिव में बनता है। किस में बनता है, पैसिव में। और पैसिव के लिए मैंने आपको एक अभी सूत्र बताया था कि ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ETC, ये आपको केवल रिपोर्ट में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट क्या था आपका, वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन या एनुअल डे फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया। अब वाज वर्ब में से एनुअल फंक्शन सिंगुलर नंबर है तो मैंने लगाया था वाज, ठीक है। अच्छा, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म मनाया गया, मनाने को सेलिब्रेट कहते हैं, सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेलिब्रेटेड, ठीक है। ETC क्या बचा था, मेरे विद्यालय में, इन माय स्कूल, ठीक है। आप देखिए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है। अंतर क्या आया, क्योंकि हमने वर्ड्स बदल दिए, शब्द बदल दिए, तो इसलिए थोड़ा बहुत चेंज आ गया। लेकिन आप देखिए, एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड इन माय स्कूल। अगर मैं ये कहूं कि मेरे विद्यालय में छठा वार्षिक उत्सव मनाया गया, कौन सा, छठवां वार्षिक उत्सव मनाया गया, तो मैं यहां लिखूंगा 6th एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड इन माय स्कूल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पैसिव वाला वाक्य है, ठीक है। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया बिगिनिंग कैसे करनी है। बिगिनिंग इस तरीके से होगी। दूसरा, आपको समझ लेना है कि बिगिनिंग में आपको शुरुआती बात करनी है, बात को स्टार्टिंग से उठाना है। क्या सेलिब्रेट हुआ, क्या ऑर्गेनाइज हुआ, कब हुआ, कितनी तारीख को हुआ, कहाँ हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद बारी आ जाती है आपके दूसरे पार्ट की, जो दूसरा भाग बांटा जाता है, जिसको कहते हैं बॉडी ऑफ रिपोर्ट। बॉडी ऑफ रिपोर्ट जिसमें इंफॉर्मेशन होता है। तो आप चीफ गेस्ट का अगर कोई फंक्शन है तो उसमें चीफ गेस्ट के बारे में डिटेल दीजिए बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन में, ठीक है। चीफ गेस्ट के बारे में डिटेल दीजिए, प्लस उस फंक्शन की पूरी डिटेलिंग कीजिए, जो फंक्शन वहाँ हो रहा है उसकी पूरी जानकारी आप लिखिए। और वो कौन से टेंस में लिखोगे, पास्ट टेंस में। कौन से में, पास्ट। और पास्ट का भी कौन सा, इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझा के बता देता हूँ किस तरीके से बनाई जाएगी, ठीक है। तो एक मेडिकल कैंप के बारे में बात करते हैं, या एक ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई अगर ऐसा हेडिंग है, किसी प्रकार का ऐसा शीर्षक है जिसमें सेलिब्रेट होता है, सेलिब्रेट का मतलब जिसमें नाच गाना होता है, जिसमें उत्सव मनाया जाता है, जिसमें जश्न मनाया जाता है, तो उसमें हम लिखेंगे कि वाज सेलिब्रेटेड, वाज सेलिब्रेटेड। लेकिन कोई ऐसा है कि जिसका आयोजन होता है लेकिन उसमें उत्सव नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे आयोजित किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है उसमें लिखना है ऑर्गेनाइज्ड। उसमें क्या लिखना है, ऑर्गेनाइज्ड, उसमें ऑर्गेनाइज्ड। याद रह जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए ब्लड डोनेशन के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग आपको देता हूं। तो सबसे पहले हमने लिखा, जैसे मान लीजिए इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, इसको किस में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में। तो मैंने लिखा ब्लड डोनेशन कैंप। ये मेरी क्या हो गई, हेडिंग। ये मेरी क्या हो गई, हेडिंग। अब हेडिंग के बाद क्या लिखना है, याद कीजिए क्या लिखना है, लिखने वाले का नाम। लिखने वाले का नाम क्या लिखना है, बाई प्लस, ठीक है। तो मैं यहाँ राइट साइड लिखूंगा बाई, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में आ गया नमन, नमन, नमन कौन है, नमन एक रिपोर्टर है। क्या है, एक रिपोर्टर, ठीक है। हो गया काम, बाई प्लस। आप इसको चाहो तो ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, चाहो तो इसको अंडरलाइन कर सकते हो,
एज योर विश। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसके लिखने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन, ये अलग लाइन है, ये अलग है, अब नेक्स्ट लाइन की बात करेंगे। नेक्स्ट लाइन में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? प्लेस। अब जैसे ब्लड डोनेशन कैंप कहाँ? जयपुर में। कहाँ मनाया गया? जयपुर। मैंने यहाँ लिखा जयपुर, कॉमा प्लस मैं अब लिखूँगा उस ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन की तारीख। तो जैसे मान लीजिए वो 25 जुलाई को था, मैंने कहा आप मंथ पहले लिखिए, थोड़ा सा इंप्रेसिव होगा। जुलाई 25 हो गया। 3 डिटेल्स हो गई। फर्स्ट, 1 नंबर का है, ये हेडिंग हो गई, ये आपका रिपोर्टर का नाम हो गया, ये आपका स्थान प्लस तारीख हो गई। अब आप रिपोर्ट चाहो तो यहाँ से स्टार्ट करो, चाहो तो नेक्स्ट लाइन से। तो मैं नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करें तो हमें लिखना है इसमें कि ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, तो ए ब्लड डोनेशन कैंप। आप बताइए, कैंप ऑर्गेनाइज होता है या सेलिब्रेट होता है? इसमें नाच गाना होता है क्या? ब्लड डोनेशन में जब ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो नाचते गाते हुए जाते हैं, नाच गाना होता है क्या उसमें? नहीं होता ना। तो नहीं होता तो फिर ऑर्गेनाइज या सेलिब्रेट? ऑर्गेनाइज्ड, वाज ऑर्गेनाइज्ड हो गया। अच्छा, अब तारीख, ऑन जुलाई 25, 2020। ठीक है, अगर समय है तो समय भी आप लिख सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समय नहीं है तो मैं प्लेस लिख सकता हूं, एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौमू जयपुर। ठीक है, ऑर्गेनाइज हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बारे में स्टार्टिंग इसके थोड़ी सी और बता देते हैं। ये तो हो गया इसकी डिटेल कि भाई ये ऑर्गेनाइज हुआ, इतने तारीख को हुआ, इस जगह पे हुआ। अब इसके बारे में, 8 स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर मान लीजिए आप टाइम लिखना चाहो तो टाइम लिख सकते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग की जगह इट स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लास्टेड टिल लेट इन द इवनिंग। हमको केवल डिटेलिंग लिखनी है, हमको केवल इसको डिटेल करना है और बढ़ाना है, और 100 लिमिट्स का, वर्ड्स लिमिट का भी हमको ये ध्यान रखना है। तो मैंने इसमें ये लिख दिया कि भाई सुबह जल्दी स्टार्ट हुआ और शाम को लेट तक चला। अब ब्लड डोनेशन कैंप में भी चीफ गेस्ट होता है ना, चीफ गेस्ट। ठीक है, द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं है हमारा, ये कैंप है। द चीफ गेस्ट ऑफ द कैंप वाज, कौन था? तो जैसे मान लीजिए हम लिख सकते हैं डॉक्टर रमेश त्रिपाठी। ठीक है, ही डॉक्टर रमेश त्रिपाठी he donated his blood first to inaugurate the camp। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये मेरी बिगिनिंग हो गई बिगिनिंग। अब मैं इसके बारे में डिटेल लिखूंगा यहाँ बीच में।
बीच में क्या डिटेल लिखूंगा, कितने लोग आए, कितनों ने भाग लिया, कितने यूनिट ब्लड लिया गया, कौन सी टीम ब्लड को लेने के लिए आई जिसकी वजह से कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ से आई, कितना यूनिट दिया गया, कितना यूनिट लिया गया, और उन जो ब्लड डोनेट करने वाले थे उनको कोई सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया कि नहीं दिया गया, मेमोरेबल कोई चीज़ दी गई कि नहीं दी गई, वो डिटेल मैं इसमें लिखूंगा। ये लिखने के बाद फिर मैं इसका कंक्लूजन लिखूंगा। उसमें अगर मैं चाहूँ तो एक दो कहावत मुहावरों का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन ये सारी डिटेल आप देखिए ये कौन से टेंस में चलेगी, ये चलेगी आपके पास्ट टेंस में। कौन से टेंस में चलेगी, पास्ट टेंस में। तो आपको मेरे हिसाब से अब रिपोर्ट लिखना आ जाएगा कि बड़ा आसान है रिपोर्ट लिखना। आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहले हेडिंग लिखनी होती है कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद बाई प्लस रिपोर्ट देने वाले का नाम लिखना होता है। बाई प्लस रिपोर्ट नाम देने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो जहां घटना घट रही है उस घटना का स्थान लिखना है, प्लस उस घटना की क्या लिखनी है, तारीख लिखनी है। ये तो बात हो गई गुड इवेंट्स की। अब ऐसा नहीं करना कि यही चीज़ हमको बैड इवेंट्स में भी यूज कर लेनी है, बैड इवेंट्स में इसका यूज नहीं करना है। ऐसे थोड़ी है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, मैंने लिखा कि एन एक्सीडेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड, एक घटना या एक दुर्घटना का आयोजन किया गया। आयोजन थोड़ी किया जाएगा दुर्घटना का, पहले से कोई तैयारी करके थोड़ी बैठा होता है कि आज दुर्घटना करनी है, आ जाओ चीफ गेस्ट बुला लो। उसमें चीफ गेस्ट थोड़ी होता है, हमने यहाँ तो चलो चीफ गेस्ट लिख दिया, उसमें चीफ गेस्ट होता है क्या, नहीं होता ना। तो उसमें उसके हिसाब से डिटेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप रिपोर्ट लिख दोगे तो आज ही एक या दो रिपोर्ट्स बना के हम देखेंगे। किसी भी चीज़ के ऊपर बना लीजिए, किसी भी न्यूज़पेपर को ले लीजिए, उसमें से कोई घटना ले लीजिए, उसके बारे में बना के देखेंगे तो हमारा रिपोर्ट राइटिंग का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई।